ये क्या कर रहा है? पाताली अघोरी, मैं आ रहा हूं। ये कहकर वो आदमी भी नदी में कूद गया। अपनी आंखों के सामने ये दर्दनाक और अद्भुत मंजर देखकर रोहन सन्न रह गया। ये क्या था? एक आदमी ने दूसरे आदमी की बेरहमी से जान ले ली और फिर वो खुद। तभी रोहन को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। हाँ। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने एक तांत्रिक खड़ा हुआ था। क्या तुमने वो सब देख लिया? हाँ, मैंने देखा। क्या था ये सब? क्या उस आदमी ने? उसने कुछ गलत नहीं किया। उस आदमी ने अघोरी से मिलने के लिए बलि दी है और अब वो नदी के अंदर उस अघोरी से मिलने के लिए गया है। क्या? नदी के अंदर भला कौन अघोरी हो सकता है? इस पर तांत्रिक ने रोहन को घूर कर देखा और बोला, पाताली अघोरी। पाताली अघोरी? वो क्या होता है? अघोरियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अघोरी जो पानी के अंदर पाताल नगरी में रहता है। उस आदमी ने पाताली अघोरी को बलि चढ़ाई और फिर उसके बाद वो नदी में कूदकर पाताली अघोरी के पास पहुंच गया उससे अपनी इच्छा मांगने। तो क्या पाताली अघोरी से जो भी मांगो वो दे देता है? हाँ, लेकिन एक दिन पहले पाताली अघोरी से संपर्क करना होता है। फिर पाताली अघोरी जो भी बलि मांगे उसे चढ़ानी होती है। उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। रोहन उसकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। सोच क्या रहा है रोहन? बस एक बलि ही तो देनी है, उसके बाद तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकता है। क्या सोच रहे हो? बाबा, क्या आप मेरी पाताली अघोरी से संपर्क करने में मदद करेंगे? ये सुनकर तांत्रिक मुस्कुराया। पूर्णमासी की रात मेरे पास चले आना। पूर्णमासी की रात आने पर रोहन तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने उसे विधि बताई। रोहन नदी किनारे खड़ा हुआ और उसने तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र 101 बार पढ़ा। उसके बाद, पाताली अघोरी, मुझे मेरी इच्छा पूरी करवानी है, ये कहकर उसने मन में अपनी इच्छा जाहिर की। तुमको एक 18 वर्ष की कन्या की बलि देनी होगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। 18 वर्ष की लड़की? रोहन सोच में डूबा गांव वापस पहुंचा। अगले दिन मोहिनी अपनी सहेली चुटकी के साथ गांव के चौक पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। तभी रोहन वहां पहुंचा। रोहन, कल पूरे दिन तुम कहाँ थे? पता है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? मेरे पिताजी मुखिया बनने वाले थे, लेकिन उनकी जान चली गई। मुझे पूरा यकीन है कि उस रमेश ने ही बाबूजी को मरवाया है। रोहन, अब रमेश गांव का मुखिया है, तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा, तुम देखना मैं क्या करता हूँ। इस पर मोहिनी नाराज हो गई। तुम कभी भी हमारी बात नहीं मानते। चुटकी, चलो, हमें और यहाँ नहीं रुकना। चुटकी रोहन को देख मुस्कुराई और मोहिनी चुटकी को लेकर वहां से चली गई। रोहन पूरे दिन गांव में घूमता रहा और परेशान रहा। वो पेड़ के नीचे बैठा सोच ही रहा था कि तभी, रोहन, तुम्हारे पास बस आज रात तक का समय है। बलि चढ़ाओ, उसके बाद तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रोहन सोच में था कि आखिर किस तरह से वो एक 18 साल की कन्या बलि का इंतजाम करे। तभी उसने देखा कि चुटकी अपने सर पर गागर रखे हुए पनघट से लौट रही है। चुटकी ने उसको बैठे हुए देखा तो गागर को सर से उतार कर नीचे रखा। क्यों रोहन, तुम्हारी प्रेमिका मोहिनी कहाँ है? तुमको अकेले क्यों बैठना पड़ रहा है? मोहिनी तो अपने घर ही होगी, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कहने से तुम मानने तो नहीं वाले, लेकिन वो मोहिनी तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है।
मैंने तो उसे कई लड़कों से मिलते हुए देखा है। क्या मेरी मोहिनी को? हाँ, और इसी वजह से मैं तुमको बता नहीं रही थी, कहीं तुम ये ना समझो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। रोहन को समझ आ गया था कि चुटकी झूठ बोल रही है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। वैसे सच कहूं तो मुझे भी इस मोहिनी पर शक है। मैं तो अब इससे अपना रिश्ता खत्म करने की सोच रहा हूं। क्या सच में? हाँ सच में। चलो ना चुटकी, हम थोड़ा टहल कर आते हैं, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। ये सुनकर चुटकी मुस्कुराई और रोहन के साथ टहलते हुए बातें करने लगी। बातों ही बातों में रोहन उसे नदी की तरफ ले गया। कितना खूबसूरत नजारा है ना रोहन? हाँ बहुत खूबसूरत है। ये कहकर रोहन ने अपने पीछे छिपाया हुआ चाकू निकाला और खचाक से चुटकी की गर्दन उड़ा दी। उसके खून के छींटे रोहन के चेहरे पर भी आए। रोहन के हाथों खून हो गया था, उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। तभी उसे आवाज सुनाई दी। बहुत अच्छे रोहन, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मैंने तुम्हारे लिए पाताल का दरवाजा खोल दिया है, मेरे पास चले आओ। ये सुनकर रोहन खुश हुआ और उसने नदी में छलांग लगा दी। वो अपनी सांसों को खत्म होता महसूस कर रहा था। वो बुरी तरह छटपटाया, उसे लग रहा था वो बस मर नहीं वाला है। तभी डरो नहीं रोहन, उसने अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाया जहां अनगिनत पेड़ थे और सामने ही कुंड के सामने एक अघोरी बैठा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? पानी के अंदर? ये पाताल लोक है। ये सुनते ही रोहन ने उसके आगे हाथ जोड़े। जय हो पाताली अघोरी की। अब तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उसके बाद मैं तुमको एक आज्ञा दूंगा और तुम्हें उस आज्ञा का पालन करना होगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आप बस जल्दी से मेरे पिता की मौत का बदला उस रमेश से लीजिए और मुझे मुखिया बना दीजिए। ऐसा ही होगा रोहन। मुखिया रमेश अपने पत्नी के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था। अरे वाह पल्लवी, तुम्हारे हाथ का जायका दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप भी ना हमेशा मेरी बेवजह तारीफ करते रहते हैं। मुखिया ने खाना खाया और फिर अपनी खाट पर जाकर लेट गया। उस समय पाताली अघोरी अपने सामने एक खोपड़ी रखे हुए मंत्र उच्चारण कर रहा था। इधर मुखिया के सर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। अरे क्या हुआ इनको? मुखिया की बीवी और एक नौकर उठकर मुखिया के पास पहुंचे। वो अपना सर पकड़कर मचल रहा था। क्या हुआ आपको? कुछ बताइए भी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी मुखिया ने मुंह खोला और उसे खून की उल्टी हुई। अरे ये क्या है? राम राम राम। तभी पाताली अघोरी ने अपने सामने रखी हुई खोपड़ी को दोनों हाथों से फोड़ डाला। उसी समय मुखिया का सर भी किसी तरबूज की तरह फटकर 2 टुकड़ों में बट गया। गांव में गम का माहौल छा गया। मुखिया के समर्थक वहां पहुंचे और मुखिया को अगली शाम होने से पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुखिया जी के मर जाने के बाद उनका अगर कोई बेटा होता तो उसे मुखिया बना दिया जाता, लेकिन मुखिया जी का कोई बेटा ही नहीं है। ऐसे में हम पुराने मुखिया को ही वापस इस पद पर रख सकते थे, लेकिन उनकी भी तो मृत्यु हो गई है। तो हम पुराने मुखिया के बेटे रोहन को मुखिया बना सकते हैं, यही फैसला ठीक होगा। ये सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ
और गांव के लोगों ने उसे मुखिया बना दिया। फिर उसने मोहिनी से शादी कर ली और अब सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिन बाद रोहन को अपना वचन याद आया तो वो रात के समय नदी किनारे पहुंचा। मुझे माफ कर दो पाताली अघोरी, मुझे माफ कर दो। कहिए मुझे क्या करना है? आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। अघोर, तुमको अपनी बीवी को लेकर कल यहाँ आना है और उसके जरिए मेरे लिए महामंत्र का जाप करवाना है। 101 बार जब वो ये मंत्र जाप कर लेगी तो मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं मेरी बीवी को ये कैसे बता सकता हूँ कि मैंने आपकी मदद से? वो तुम्हारा काम है। तुमको कल तक किसी भी तरह यहाँ अपनी बीवी को लेकर आना है। मैं मोहिनी को कैसे इस काम के लिए तैयार करूं? ऐसा करता हूं, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। वैसे भी पाताली अघोरी कौन सा यहां आने वाला है? रोहन अब बेफिक्र होकर रहने लगा। एक रात रोहन और मोहिनी सो रहे थे, तभी रोहन, रोहन। ये आवाज सुनकर अचानक रोहन की आंख खुली। कौन है? रोहन, बाहर आओ रोहन। ये आवाज सुनकर रोहन घर से बाहर निकला। उसने देखा कुछ ही दूरी पर पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। कौन है? अचानक वो आकृति रोहन के करीब आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि चुटकी ही थी। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, आंखें लाल लाल चमक रही थी। वो बेहद भयानक लग रही थी। रोहन, तुमने पाताली अघोरी के साथ धोखा करके ठीक नहीं किया। अब तुमको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। चुटकी ने रोहन का गला पकड़ उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। रोहन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो उसके सामने मोहिनी खड़ी थी और पड़ोस के कुछ लोग जमा थे। क्या हुआ आपको? आप बाहर क्या करने गए थे? वो कुछ नहीं। रोहन ने मोहिनी को गले से लगा लिया। रात हुई बात को याद करके उसको अभी भी डर लग रहा था। शाम के समय जब रोहन घर पर नहीं था तो मोहिनी किचन में खाना बना रही थी। तभी उसे अजीब सी बदबू आने लगी। ये बांस कहां से आ रही है? उसने पाया कि फ्रिज के अंदर से खून चूकर जमीन पर गिर रहा है। ये क्या? फ्रिज के अंदर से खून कहां से आ रहा है? उसने जैसे ही फ्रिज खोला तो उसके अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खौफ से फट पड़ी। फ्रिज के अंदर चुटकी की कटी गर्दन रखी थी। तुमको नहीं छोड़ेगा मोहिनी, नहीं छोड़ेगा। मोहिनी डरकर किचन से बाहर निकली तो सामने पाताली अघोरी खड़ा हुआ था। अघोर! उसे देखकर मोहिनी के डर का ठिकाना नहीं रहा और वो उसी समय भागती हुई घर से बाहर निकली। वो कुछ कदम भागी ही थी कि रोहन सामने से आता हुआ नजर आया। अरे मोहिनी, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? वो बहुत भयानक था। बहुत भयानक था वो। रोहन समझ गया कि पाताली अघोरी ने ही मोहिनी पर हमला किया है। अब रोहन ने देरी नहीं की और मोहिनी को साथ लिए तांत्रिक के पास पहुंचा। तुमने पाताली अघोरी की आज्ञा का पालन नहीं किया? मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। आप कैसे भी करके मेरी बीवी को बचा लीजिए। पाताली अघोरी कोई आम अघोरी नहीं है।
उससे जान बचाना मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं मेरे गुरु से मिलकर बात करूंगा। उसी समय तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और पाताली अघोरी का स्वर फिजा में गूंजा। अघोर! पाताली अघोरी सामने खड़ा हुआ नजर आया। मेरी बात सुनिए पाताली महाराज। पाताली अघोरी ने आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा और सामने फूंका। फू! तभी तांत्रिक अपने आप पाताली अघोरी की तरफ खींचने लगा। पाताली अघोरी ने तांत्रिक की गर्दन पकड़ी और अपने लंबे नाखूनों वाला पंजा तांत्रिक के पेट में ऐसा मारा कि तांत्रिक के पेट के आर पार हो गया। मोहिनी भागो! रोहन मोहिनी को लेकर घर की तरफ भागा। अब इन दोनों के डर का कोई ठिकाना नहीं था। ये घर की तरफ भाग ही रहे थे कि इनको एक मंदिर नजर आया। मोहिनी अंदर चलो। ये दोनों मंदिर के अंदर चले गए और रोहन ने वहां के पुजारी को सब कुछ बताया। राम 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 पाताली अघोरी, मेरे हिसाब से जो कुछ भी तुमको पाताली अघोरी की वजह से मिला है तुम्हें उसे त्याग देना होगा। ऐसा करने से हो सकता है कि पाताली अघोरी का तुम्हारी जान लेने का संकल्प टूट जाए। रोहन किसी भी कीमत पर मोहिनी की जान बचाना चाहता था। उसने रातों रात ही सारा सामान बांधा और एक चिट्ठी गांव वालों के लिए छोड़कर मोहिनी को लिए दूसरे गांव में पहुंच गया। अब ये दोनों एक नए गांव में पहचान छिपाकर रहने लगे और पाताली अघोरी इन्हें नजर आना भी बंद हो गया। शुक्र है भगवान का, एक हफ्ता गुजर गया, अभी तक पाताली अघोरी कहीं नजर नहीं आया। हाँ, लगता है अब हम दोनों की जान बच गई। दोनों अब खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक रात जब ये दोनों सो रहे थे तो इनको कुछ गीला महसूस हुआ और अचानक इनकी आंख खुल गई। अरे ये क्या? इन्होंने पाया कि इनके घर में पूरी तरह से पानी जमा हो गया है। ये इतना सारा पानी घर के अंदर कैसे आया? तभी पाताली अघोरी का अक्स पानी में नजर आया। पाताली अघोरी हूं मैं, पानी के जरिए पाताल के अंदर खींचने की ताकत रखता हूं। तभी मोहिनी पानी के जरिए अपने आप बाहर की तरफ खींचने लगी। रोहन! रोहन ने उसका पीछा किया, लेकिन वो बहुत ही तेजी से घिसट रही थी। सामने ही एक तालाब नजर आया। पाताली अघोरी ने उसे तालाब के अंदर खींच लिया और रोहन को देख मुस्कुराया। भूल जा अपनी बीवी को। रोहन तालाब में कूदने वाला था, तभी वो तालाब गायब हो गया और जमीन सामान्य हो गई। पाताली अघोरी की हंसी फिजा में गूंज गई। अघोर! रोहन खड़ा देखता ही रह गया। अब उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।